पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। रिश्तों को बनाना आसान है, निभाना मुश्किल। इनको इतना सस्ता मत समझिए जनाब, यदि टूट गए तो फिर जोड़ना मुश्किल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, संसार में निर्वाण सीज़न 3 में। और आपकी होस्ट विभा गुप्ता एक बार फिर हाजिर है एक सुंदर से नए कपल के साथ, जिनका रिश्ता बहुत ही मजबूत है, शुभांगी गोसावी जी और शैलेंद्र गोसावी जी। तो आइए फ्रेंड्स, मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर और मैम, मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन। नमस्ते, मेरा नाम शुभांगी गोसावी है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मेरा जन्म, मेरे एजुकेशन, मेरा करियर, मेरा सब कुछ पुणे में ही हुआ है। बाय प्रोफेशन आई वाज अ प्रोफेसर अर्लियर, एंड उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में थी, सेल्स में। तो मेरा करीबन 20-22 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। और कॉलेज के ज़माने से ही मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, तो करीबन 30 साल से भी ज़्यादा मैं ध्यान से जुड़ी हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नमस्ते, मैं शैलेंद्र गोसावी। मेरा जन्म भी पुणे में ही हुआ है। मेरा एजुकेशन पुणे से ही हुआ है पूरा। पहले मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करता था। अब एज एन एडिटर मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हूँ। वर्क फ्रॉम होम ही है अभी मेरा, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और स्पिरिचुअल जर्नी मेरी 91-92 से शुरू हुई, और तब से लेके फिर आज तक उसी में हूँ। तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहती हूँ कि आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई, और वो शादी तक कैसे पहुंची। और सर और मैम, आपका तो हमको जितनी जानकारी है, आप संन्यास में जाना चाहती थी, परंतु अब आपने शादी कर ली, अब गृहस्थ में आ गई। तो ये मिरेकल कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको भी प्रकाश डालिएगा। मेरा ध्यान जैसे शुरू हुआ 1986 में, जब मैं कॉलेज में थी। तब मैं पढ़ाई करते समय मेरा ध्यान लग गया, और वो ध्यान में मुझे मेरे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे पहली मंत्र दीक्षा दी थी, जिनका नाम है वासुदेवानंद सरस्वती। 1914 में उन्होंने समाधि ली थी, लेकिन उनके बारे में या ध्यान के बारे में मेरे घर में ऐसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। तो ये मेरे लिए बहुत अलग बात हुई, और तब से वो मुझसे बात करते थे, मुझे अंदर से वो मैसेज मिलता था। तो जैसे कॉलेज में जब हम होते हैं तो हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, जो भी करियर। बट मेरी इच्छा थी कि मुझे सन्यासी बनना है। हालांकि ये कोई मुझे बताया किसी ने नहीं था, या किसी कहीं में पढ़ा नहीं था मैंने इसके बारे में, बट ये अंदर से पहले से ये आवाज थी कि मुझे ये करना है। बट उसी समय मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हें शादी करनी है। और फिर मैंने भी ऐसे जिद की कि मैं भी देखती हूँ कि आप मेरी शादी कैसे करवाते हो, क्योंकि उस समय ये पता नहीं था कि मैं किनको चैलेंज कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपको एक बेटा होने वाला है, तो उसके लिए आपको शादी करनी। तो उस समय, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में रिसर्च असिस्टेंट के पद पे काम कर रही थी। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर था जहाँ पे मैं काम कर रही थी, और जहाँ पे मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड शैलेंद्र गोसावी जो भी है, उनसे पहली बार हमारी मुलाकात थी। और तभी मुझे मेरे गुरु ने कहा कि ये तुम्हारा होने वाला पति है। तो यहाँ से हमारी एक्चुअल शुरुआत हुई। ये करीबन 91 की बात है, 91-92 की बात है। मतलब कि आप सर से अट्रैक्ट होकर नहीं, आप गुरुजी से अट्रैक्ट होकर आप सर की तरफ आई। जी, मैंने उनका मान लिया फाइनली। और तब तक हमारी अच्छी जान पहचान भी हुई थी उनसे, क्योंकि हम इकट्ठा ही हर रोज मिलते ही थे यूनिवर्सिटी में।
और फिर धीरे धीरे उनके दोस्तों के साथ वो मेरे घर भी आना जाना उन्होंने शुरू किया था। हमारे डिस्कशन होने शुरू हुए थे अबाउट आवर करियर, हमारी पढ़ाई, हमारा, और स्पेशली मोर डिस्कशन अबाउट स्पिरिचुअलिज्म। तो वो हमारा एक कॉमन थ्रेड था जिसके बारे में हम हमेशा घंटों से बातें करते थे। तो वो कॉमन हमारा टॉपिक था, तो हम बहुत टाइम उसी पे ही हम डिस्कशन करते थे। तो नेचुरली बहुत समय साथ में भी बिताते थे। तो धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस मोड आ गया उनके फैमिली को, और फैमिली भी मुझे पहचानने लगी, मेरी फैमिली उनको पहचानने लगी, और फिर मैंने वो एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है, ये हो सकता है। मतलब कि आपकी डेटिंग का जो मेन टॉपिक था वो स्पिरिचुअलिटी था। जी, उसको डेटिंग की कहेंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट उस समय मुझे मालूम था कि मुझे बताया गया है कि इनसे शादी करनी है, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मैं उनको मुझे मालूम नहीं है। तो फाइनली जब उन्होंने, मेरे गुरुजी ने एक समय आ गया कि उन्होंने कहा कि आपको यह कल के कल ही बताना है, तो उन्होंने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी मेरे पास। तो उस दिन मैंने उनको, हम आलंदी गए थे, मैं आलंदी जाती थी हमेशा हर महीने में तो मेडिटेशन करने के लिए। तो तब उनको भी बोला था कि हम जाएंगे ध्यान के लिए, और वो मेरे साथ आए ध्यान के लिए। और तब मैंने उनको ये शेयर किया कि मुझे ऐसा बताया गया है, और मैंने ऐसा बहुत प्रैक्टिकली उनसे बात की कि देखिए, मैं तो आपसे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा गुरुजी ने बताया है, तो अभी आप देखो, आपको आप ना भी बोल सकते हो। तो उन्होंने मुझे अच्छे हाँ कहा, तो फिर मेरे पास दूसरा चॉइस था ही नहीं। तो हमें आपके गुरुजी को थैंक यू कहना चाहिए, और सर तो खैर बहुत बड़ा थैंक यू कहते ही होंगे उनको। तो सर अब आप कुछ बताइए। एक्चुअली जब हम पीछे अभी पलट कर देखते हैं समय में, तो पता चलता है कि ये डिवाइन प्लान ही होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने का मेरा कोई इरादा था नहीं। एक्चुअली मेरी सिस्टर थी जिसका ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, और उसे प्रोटेक्टेड थी, हम 4 भाई और 1 बहन, और उसे यूनिवर्सिटी में एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेंटर में जाके वहाँ की एंट्रेंस एग्जाम देनी थी। और मैं ऐसे कुछ कर नहीं रहा था, एक्चुअली मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा था। तो मैंने ऐसे सोचा कि मेरी मम्मी बोली कि तुझे बहन के साथ जाना है, तो मैं बोला ठीक है जाऊँगा। और क्विज कंपटीशन की, तब टीवी पे बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट लगता था, तो मुझे काफ़ी रुचि थी उसमें। तो पढ़ाई तो मेरे भाई ने की थी एंट्रेंस एग्जाम की, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर खड़े रह के क्या करूँगा, चलो मैं भी देता हूँ। वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, टिक मार्क करना है और बस, तो मैं भी देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, जो होगा होगा। तो ऐसा हुआ कि वो फेल हो गया और मैं पास हो गया, है ना। यानी जब तैयारी उसने की थी, पास मैं हो गया। तो पास हो गया तो मैं बोला पास हुआ तो हम भी कोशिश करें कि एमपीएससी यूपीएससी क्लास में ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर बनेंगे। हर्ष क्या है, वैसे भी मेरा भी ग्रेजुएशन हुआ था और मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था, तो एमपीएससी यूपीएससी के लिए 1-2 साल दे सकते हैं। तो 1 साल का वो कोर्स था उनका, तो मैं ज्वाइन कर लिया वहाँ पर। और वहाँ इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि वहाँ ये रिसर्च असिस्टेंट बोल के काम भी कर रही थी, और वहाँ गाइडेंस भी देती थी, क्योंकि उनका एमपीएससी यूपीएससी हुआ था, 2 बार वो पास भी हो चुकी थी, और हिस्ट्री में वो एमफिल भी कर रही थी। तो ऐसे हमारी मुलाकात वहाँ हुई। तब तक मुझे इन्होंने नहीं बताया कि आप मेरे होने वाले पति हो वगैरह, तब नहीं मालूम था। तब सिर्फ ऐसे कि कोई एक स्ट्रिक्ट औरत है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन है, और हमारे काफ़ी सहेलियाँ होते थे, तो ये उनको भगा देती थी मेरे पीछे। तो मैं बोलता था इसे क्या लेना देना है, ये क्यों भगा रही सबको। इसका कहना था तू पढ़ाई के लिए आया तो पढ़ाई कर, और बहुत आसानी से वो सफ़र करता था। लेकिन बातें हमारी स्पिरिचुअल होती थी, यानी प्यार व्यार की बातें कभी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारा यही था कि स्पिरिचुअल की बातें होती थी। सर आपने स्पिरिचुअलिटी में प्यार किया? हाँ, यस, बहुत सुंदर। मतलब स्टोरी आपकी तो बिल्कुल मूवी बन सकती है मैडम और सर आपकी इस स्टोरी पर, कि कहाँ जाना था, कैसे जाना था, और कहाँ को निकले और कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल ही एक डिफरेंट लाइन पर आपकी स्टोरी चली है, पर बहुत सुंदर है कि आप दोनों ने एक दूसरे के प्लान को ऑनर करा। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप दोनों ने एक दूसरे के प्लान को ऑनर करा। ऐसे नहीं कि उसने कहा और आपने यूं ही मान लिया, पर क्योंकि आप ऑनर करा तो आपने माना,
और उन्होंने आपको ऑनर करा, सर अपने गुरु को ऑनर करा, मन में इतना विश्वास था कि गुरु जो कह रहे हैं वो सत्य वचन है, परम सत्य है। तो आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगी कि अध्यात्म में आने के बाद आप दोनों की लाइफ में चेंजेस क्या आए? जैसे मैम तो बहुत जल्दी आ गई थी, सर थोड़ा लेट आए, तो क्या अपने अंदर चेंजेस फील करें? जैसे हमने हामी भरी वो बहुत सी चीजें ना इन प्लेस ऑटोमेटिक होने लगी। यानी जैसे मुझे अच्छी नौकरी मिल गई ऑल ऑफ अ सडन, इनको प्रोफेसरशिप का जॉब आ गया वाड़े कॉलेज से, तो काफी चीजें आसान होने लगी जिंदगी में। और शादी में कोई रुकावट नहीं आई। पहले एक्चुअली हमने 2 बार शादी की है, ये बताना चाहूंगा, क्योंकि कैसा था कि मेरे घर में कंडीशन रखी गई कि जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती तब तक हम शादी नहीं कर सकते। और इसे बताया गया डिवाइन प्लान में कि आपकी शादी जब तक नहीं होगी बहन की शादी नहीं तय होगी। तो हमारे जो गुरु थे श्रीनिवास नखाते जी, उन्होंने फिर एक बोलते ना गोल्डन पार्क बताया कि आप कोर्ट मैरिज कर लो, आप अपने अपने घर में रहो, फिर आपकी बहन की शादी हो जाएगी, फिर आप सबके सामने दोबारा शादी करो। तो ये प्लान हमने ठीक समझा और फिर हमने गुरु के घर पे रजिस्ट्रार को बुला के, उस दिन सिर्फ मेरे घर में मेरी मम्मी को मालूम था कि मैं शादी कर रहा हूँ। आज अक्टूबर का महीना था और तब हमने रजिस्टर मैरिज किया और गुरुजी के सामने ही किया। और फिर गुरुजी के साथ हम आलंदी गए वहाँ उनका आशीर्वाद, ज्ञानेश्वर जी का आशीर्वाद लेने। बस उसके बाद वो उसके घर, मैं मेरे घर, और 8-10 दिन बाद मेरी बहन की शादी तय हो गई। और फिर उसके बाद फिर 7 जून को 1995 में हमने शादी की सबके सामने। तो जैसे मैं कह सकती हूँ कि डिवाइन जैसे हम सुनते हैं उनका, तब सब चीजें एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। बहुत अच्छी तरक्की आगे शुरू हो गई। ऐसा नहीं था कि बहुत ही इजी तब था, चैलेंजेस तो होते ही है, संसार होता है तो चैलेंजेस होते हैं, बट समझता है वो अवेयरनेस हमेशा था कि ये मुझे कुछ सीखना है यहाँ पे, या ये चैलेंजेस है। तो मेरे पीछे मेरे साथ मेरे गुरु है, डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कंटिन्यूसली हम दोनों के मन में था। तो ऐसा देखा तो बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज हमने वैसा नहीं देखा। नॉर्मल फैमिली में जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं वो तो थे ही, लेकिन उसमें इतना बड़ा कोई कठिन ऐसी बात मुझे नहीं लगती कि हमारी हुई। और जो भी अगर हुई होगी तो भी मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी नैया पार कर दी है, क्योंकि ये सब लोग हमारे साथ होते हैं। ये मैं हमेशा एक्सपीरियंस से बात करूंगी कि ये सब मास्टर, दे आर ऑलवेज विद अस। यस, बहुत सुंदर। और मैम शायद मैं ये सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे को कोई खास इश्यूज नहीं आए, इश्यूज आए होंगे, पर क्योंकि आप ध्यान में थे, आप स्पिरिचुअलिटी में इतनी अंदर तक डूबे हुए थे, तो आपको वो जो इश्यूज थे वो ऐसे लग रहे थे कि ये तो बस ऐसे ही हल्के फुल्के से हैं, इनका क्या है, इनको तो हम किसी भी तरीके से पार कर ही लेंगे। एक्चुअली मैम कैसे है ना कि हर्डल्स आते थे, मिरेकलसली और सॉल्व भी होते थे। लोगों को लगता था मिरेकल से, लेकिन हमें लगता था नहीं, ये तो आम है, कॉमन लोगों के लिए तो ठीक है मिरेकल है, लेकिन हमें वो मालूम था कि ये सब डिवाइन ही है और ये मिरेकल नहीं है, ये तो घटना ही है। तो वो फियर जो चीज होती है ना नॉर्मली सांसारी बातों में, तो फियर नाम की चीज निकल गई थी कि मालूम था स्पिरिचुअल कंट्रोल है पूरा लाइफ पर, पूरा लाइफ में स्पिरिचुअल कंट्रोल है, ये मालूम था। तो वो नैया पार कर ही देंगे, वो फियरलेस जीना हम सीख गए थे किसी भी मुश्किल में। अत्री सर कहते हैं जो फियरलेस है वही स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल इज इक्वल टू फियरलेस। तो आप दोनों से एक प्रश्न पर्सनल मैं जरूर करना चाहूँगी कि आप दोनों फिर अपनी एनिवर्सरी कौन सी सेलिब्रेट करते हैं, कोर्ट मैरिज वाली या जो सबके साथ करी वो वाली? एक्चुअली सबके साथ जो किया वो करते हैं, सबके सामने जो हुई ना मैरिज वही सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली वो मिराकल का एक एडिशन उसमें ये है कि मेरा बेटा 6 जून को आया अगले साल, तो हमारा साथ में सब सेलिब्रेशन होता है 6 जून और 7 जून।
तो ऑब्वियसली हम 7 जून को ही सब सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे। बहुत ही सुंदर जर्नी और बहुत एक नई चीज़ें हमको पता चल रही हैं, तो बहुत ही आनंद आ रहा है हमें कि ऐसा भी होता है। तो आप दोनों से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि गुरुजी ने आपको बता दिया था कि आपके एक बेटा आने वाला है, इसलिए आपको शादी करनी ही है और इनसे शादी करनी है। तो अब वो बेटा आ गया, अब उस बेटे में आप क्या डिफरेंट देखती हैं बाकी सबके बच्चों में, और क्या वो भी एक मेडिटेटर है? मेरा बेटा 1996 6 जून को उसका जन्म हुआ और उसका नाम भी मुझे बताया गया था, जिसका नाम शांतनु होगा, तो उसका नाम शांतनु है। एंड मेरे बेटे का मैं ये हमेशा मानती हूँ कि मैं उसकी फिजिकल माँ हूँ, वो मेरा सिर्फ फिजिकल बेटा है, बच्चा तो डिवाइन ही है। तो आई एम मीन्स वो मैं ब्लेस्ड हूँ कि आई एम ऑनर्ड टू हैव अ चाइल्ड लाइक हिम। तो वो पॉसेसिवनेस तो एज अ मदर का जनरल होता है, वैसा मैंने पहले से डिसाइड किया था कि वो मैं नहीं कभी भी मेरी तरफ से होगा। पहले से मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे बेटे का करियर कौन सा होगा ये मैं तय नहीं करूंगी, जो उसको करना है वो करेगा, लेकिन वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा। इसके लिए मैंने पूरा उसके ऊपर मैंने वही संस्कार उसको दिए। तो ही इज टोटली फ्री, उसको जो फ्रीडम था, जो भी उसको करियर चुनने का, जो भी करने का, उसका पूरा फ्रीडम था। तो अभी वो 27 साल का है और ही इज अ टेक्सटाइल डिजाइनर एंड ही इज अ कथक डांसर एंड ही इज अ मॉडल टू। तो फ्रॉम द एज ऑफ 19 की उम्र से ही वो मॉडलिंग में आया। उसको भी कुछ भी करने के लिए कुछ स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, कोई चैलेंजेस नहीं थे, सब केक वॉक जैसे उसको सब मिल गया। डांस उसको मैं थोड़ा सा हिचकिचाती थी क्योंकि लड़का है, डांसिंग में कैसे जाएगा, कथक डांस कैसा है उसका, ये थोड़ा सा मैं एज अ मदर थोड़ा सा नेगेटिव थी उसकी तरफ। बट जब वो कॉलेज में गया अहमदाबाद में, गांधीनगर में लिफ्ट सीखने पढ़ने के लिए, तब उसको उसके गुरु मिल गए कथक डांस सिखाने के लिए। तो वहीं से उसकी अपनी कथक की जर्नी शुरू हुई। वो टेक्सटाइल डिजाइनर है तो वो नौकरी भी करता है, और जब वो 2nd ईयर में था तब उसको पहली बार अरविंद मिल से एज अ मॉडल का ऑफर आया था। तब से उसकी मॉडलिंग की जर्नी भी शुरू हुई। तो ये हमारे लिए काफी नई बात थी। हम मिडिल क्लास फैमिली जो होती है एजुकेटेड, उनके लिए ये करियर बहुत अलग है। बट हमने ये सब एक्सेप्ट किया आराम से, क्योंकि हमको मालूम था कि ये सब डिवाइन ही है। तो ही इज फ्री टू लिव इन हिज ओन वे। बट यस, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। हमेशा ये मुझे अच्छा लगता है कि जो भी कोई मिलता है वो हमेशा मुझे बोलता है कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे बेसिक एथिक्स एंड मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे सिखाया है। तो दैट इज वेयर आई से कि एज अ मदर आई एम सक्सेसफुल हियर। बहुत सुंदर सर, मैम आप बहुत सुंदर शेयर कर रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट ज्ञान आज हमें मिल रहा है। तो आप दोनों से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारे जो जितने ध्यानी मित्र हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे कि अपने जीवन को मजबूत, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए वो क्या करें, कैसे रिश्ते मजबूत होंगे उनके आपस में? पहले बात तो विश्वास अपने पार्टनर पे। बहुत सारे ऐसे जिंदगी में घटनाएं होती है, बहुत कुछ लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन साथी पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो क्या है। दूसरी बात एक्सेप्टेंस, द पर्सन हु इज, उसको जैसे है वैसे उसको एक्सेप्ट करना। उनकी बैकग्राउंड अगर पता है हमें, उनके संस्कार पता है, तो नेचुरली उनके जो रिएक्शंस आते हैं, जिनको उनका जो रिस्पॉन्स आता है वो किस आधार पे आ रहा है। तो शब्द से भी ज्यादा इंटेंशन ज्यादा जरूरी होते हैं। तो शब्द तो अलग अलग कोई भी बात करता है, लेकिन शब्दों को, पहले मैं ऐसे थी, शब्दों को पकड़ने से ज्यादा हम उसके पीछे का इंटेंशन देखना जरूरी है। तो विश्वास और ये महत्वपूर्ण चीज है। एक्सेप्टेंस ये एक महत्वपूर्ण चीज है।
और एक दूसरे का विचारों का आदर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम दोनों ध्यानी हैं इसका मतलब सब गुड़ी है। हमारे विचार बहुत अलग भी है, हमारे अलग अलग चर्चा अलग अलग विषयों पे होती है और हमारे मत भी भिन्न है, बहुत सारी चीजें हैं, बट हम आदर करते हैं दोनों की चीजों। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सर आपका क्या इस विषय पर? इसमें थोड़ा ऐड मैं करना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि अपने लाइफ पार्टनर का हमेशा रिस्पेक्ट तो चाहिए ही, पर एक स्पेस देना जरूरी होता है। यानी उनकी स्पेस में हम ना जाए और वो अपनी स्पेस में ना आए, ये क्लैरिटी अगर हो तो क्लैशेस कम हो जाते हैं। कि अब हमें मालूम है कि उनकी स्पेस है, उस स्पेस में हम जाकर कुछ ये मत करो वो मत करो, वो करना गलत है। मैं कभी इन्हें कहता नहीं कि आप ये मत करो और वो मत करो, उसे जो करना है करने दो, आपको जो करना है वो आप करिए। न उनकी मुझे रोक टोक होती है, न मेरी उन पर कोई पाबंदी होती कि ये मत करो वो मत करो। तो उससे क्या होता है ना कि क्लैशेस कम हो जाते हैं। गुस्सा होता है, अनबन तो होती है। जब मराठी में कहावत है कि बर्तन को बर्तन जब लगते हैं साथ में तो आवाज तो होनी है, पर उस अनबन को खींचना कभी नहीं है। हमारे में जब भी कोई मन मुटाव होता है तो 5-6 मिनट में हम डायरेक्टली बात करना चालू करते हैं। कोई सॉरी बोलता नहीं और कोई थैंक यू, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा बात करना चालू करते हैं, भले इतना भी झगड़ा हो कुछ भी हो। 5 मिनट में ही कुछ मुझे लगता है तो मैं डायरेक्ट जाके बोलता अरे वो ऐसा 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 ऐसा, तो वो भी बात करना चालू कर देती है। वो भी पकड़ के नहीं रखती, मैं भी पकड़ के नहीं रखता। तो इससे क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। तो किसी भी अनबन को ज्यादा खींचना नहीं और एक दूसरे को स्पेस में ज्यादा इंटरफेयर करना नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर आपने बताया कि विश्वास, एक्सेप्टेंस, स्पेस और एज इट इज एक दूसरे को अपनाना। और मनमुटाव हुआ है तो उसको जल्दी ख़त्म कर देना, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना कि हाँ आज मतलब लड़ाई हुई है तो मतलब दिन 2 दिन 4 दिन 15 दिन 1 हफ्ता महीना भर कुछ तो चले, तभी तो मज़ा आए कि लड़ाई हुई है। वाह, तो उसका मज़ा आप नहीं लेना चाहते, आप उसका मज़ा लेना चाहते हैं जो हाथ की हाथ ख़त्म हो जाए। तो वंडरफुल, ये बहुत प्यारा संदेश है किसी भी रिश्ते के लिए कि मनमुटाव हो तो हाथ के हाथ उसे ख़त्म कर दीजिए। वंडरफुल, थैंक यू। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका, हमने सुना कि पेंटिंग में भी बहुत रुचि है, तो इस तरफ आपका झुकाव, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप स्टडीज़ में हैं, प्रोफेसर हैं, फिर आपका इस तरफ पेंटिंग में रुझाव कैसे हो गया? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मैं उस समय ध्यान भी ज्यादा करती थी कि समय भी बहुत था, और मेरा बेटा लिफ्ट आउट जस्ट पास आउट हुआ था, तो उसके सब स्टेशनरी घर में पड़ी थी, तो समय भी था। तो धीरे धीरे वो अट्रैक्शन अंदर की जो थी चीजें वो बाहर आ गई, क्योंकि अब तक जो भी करना है इसलिए कर रही थी, इतने सालों से अच्छा कर रही थी, लेकिन मुझे क्या चाहिए मुझे मालूम नहीं था। तो जब मैंने शुरुआत की तो मुझे पता चला कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं 100 दिन 100 पेंटिंग बनाऊंगी। और उस समय मैंने ऐसे ठान ली कि मैं देखती हूँ कि सचमुच मुझे ये टाइम पास नहीं कर रही, कि सचमुच मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे ऐसे हर रोज पेंटिंग करना मैंने शुरू किया, वो लॉकडाउन के दौरान। और उस समय मुझे एक्सपीरियंस आया कि जब मैं पेंटिंग बनाती हूँ तो मेरा मेडिटेशन जैसा ही फील मुझे आता है, वो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ। कभी कभी तो मुझे ये भी एक्सपीरियंस है कि मेरे सामने कोई बैठा है और उनके हाथ मुझे हाथों से वो बता रहे हैं कि ये कैसे बनाना है। और वो दौरान मुझे ये पता चला कि मुझे एक पर्टिकुलर पेंटिंग आर्ट फॉर्म मुझे ज्यादा पसंद आ रही है, जिसका नाम है मिथिला पेंटिंग, जिसको मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं। तो मुझे उससे ज्यादा लगाव आना शुरू हो गया, और तब मुझे पता चला कि दिस इज माई सोल, दिस इज व्हाट आई वांट, यही मेरी सांसें है और कुछ नहीं है। इतना स्ट्रांगली वो इनर वॉइस था मेरा। तब मुझे पता चला कि अभी तक मैंने किया वो मैं अच्छे एकेडमिक्स था,
अच्छे क्वालिटीज थी, अच्छा काम कर रही थी, संसार के लिए वो चाहिए था, जीने के लिए वो पैसा कमाना जरूरी था, इसलिए मैं सब अच्छा कर रही थी। लेकिन अभी मुझे अपने लिए जीना है, मुझे इससे आनंद ज्यादा मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत कुछ जाना मैम से, उनकी पेंटिंग कैसी, उनकी यात्रा स्टार्ट हुई, कैसे क्या एक स्पिरिचुअल जोड़े को किस तरीके से रहना चाहिए, एक जोड़े को कैसे रहना चाहिए। तो आइए उनके बारे में कुछ और जानते हैं यादों की बारात से। तो आप तैयार हैं यादों की बारात के लिए? तो आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो आ रही है, आप मुझे उसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या है वो? ये मेरी शादी की फोटो है, शादी के रिसेप्शन की फोटो है। 7 जून 1995 1995 में हमने शादी की थी, उस समय की ये फोटो है। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, आपकी कुछ यादें इस फोटो के साथ? शादी का जो रिसेप्शन था हम दोनों ने मिलकर दिया था, दोनों के कॉमन फ्रेंड्स थे, और क्योंकि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड होने की वजह से काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो थे वो उसी बैकग्राउंड के प्रोफेसर वगैरह इस टाइप के लोग थे। तो काफ़ी अच्छा समय था वो। काफ़ी एलिट पुणे के एलिट लोग आए, काफ़ी पुणे के एलिट लोग आए थे इस मौके पर, और बहुत अच्छा फीलिंग था वो। जी। और अब आपकी स्क्रीन पर एक और फोटो है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए। हमने शादी बहुत सिंपल तरीके से की थी। 50 लोग, घर के 50 लोगों के साथ विधिवत जो भी है वो बहुत जरूरी था, मुझे लगता था हम दोनों को, तो वो हमने बहुत सिंपल तरीके से किया। लेकिन रिसेप्शन हमने बहुत बड़ा, सब हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, हमारे प्रोफेसर, ये सब उसमें शामिल हुए। वंडरफुल। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर थर्ड फोटो है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मेरी बद्रीनाथ में जब गई थी, शादी से पहले की बात है। तो शादी से पहले मैं काफी जगह घूम चुकी हूँ, अलग अलग जगह। उसमें से एक जगह ये बद्रीनाथ है, जहाँ हम 4 धाम से जो बोलते हैं उसमें से एक धाम, तब ऋषिकेश, हरिद्वार और सब जगह में गई थी। तो ये 91 की फोटो है, जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ गई थी। जी। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो मंत्र दीक्षा जो मेरी हुई वासुदेवानंद सरस्वती जी ने, लेकिन मेरी स्पर्श दीक्षा जो इन्हीं के जो शिष्य के शिष्य, उनके शिष्य पे गोलवाड़ी महाराज और उनके शिष्य पे श्रीनिवास मठा थे, तो वो भी मुझे, वो करीबन 80+ थे और मैं 22 की थी, तो मैं सबसे यंगेस्ट थी सब लोगों में। तो वो मुझे बहुत लाड करते थे, इट वॉज वेरी लविंग। तो वो हम साथ में गए थे कोल्हापुर, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि हमारा साथ में फोटो हो, तो मुझे बिना बताया वो क्लिक किया गया फोटो है। तो मेरे बहुत मेमोरेबल फोटो है। आपकी स्क्रीन पर एक और फोटो है, उसके बारे में कुछ बताइए। वही है श्रीनिवास मठाते और उनकी वाइफ जो है, दोनों जैसे बहुत प्यार। बस मैं इतना ही, एक ही वर्ड बताऊंगी, प्यार, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, वो अपने गुरु से ही मिलता है हमें। तो वो सब यादें वो है। अभी आपकी स्क्रीन पर एक और फोटो है, उसके बारे में बताइए प्लीज। ये मेरा बेटा है शांतनु, और वो जो हमें हमेशा चिढ़ाता है कि मेरी वजह से आपने शादी की है, तो वही एक रीजन है जिसके लिए हमने शादी की। सर के बारे में बताइए, पत्री सर के बारे में बताइए। PSSM को मैं जुड़ी, एग्जैक्टली डेट मुझे याद है, 24 जुलाई 2022 को, और उस दिन पहला दिन था JTTP का। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था पत्री सर के बारे में, और मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया था जब मैं ये कर रही थी। तो उस दौरान मुझे पत्री सर के बारे में धीरे धीरे पता चला, और वही उसी दिन उन्होंने अपनी बॉडी वेकेट की थी। तो जैसे जैसे मैं उनके बारे में समझने लगी या ध्यान करने लगी, सुबह 5 से 7 बजे तक हमारा ध्यान चलता था,
तो मुझे पता नहीं कि मैं बहुत रोती थी उनकी याद करके उनको, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनसे क्यों नहीं मिली। बहुत मीन्स इतना दुख हुआ था मुझे, अभी भी वैसा है कि फिजिकल स्टेट में मैं उनसे क्यों नहीं मिली। क्योंकि देखिए, जब मैं जिस दिन मैं उनको कनेक्ट हुई उसी दिन उन्होंने बॉडी रैकेट की। क्या कोइंसिडेंस है पता नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए और गाड़ी छूट गई, वो जो फीलिंग आता है ना, एग्जैक्टली वैसे फीलिंग मुझे आया कि मैं वहां पहुंची और वो निकल गए फिजिकली। ऑफ कोर्स सर, हम सबके साथ सदा बने हुए हैं, वो थे, हैं और रहेंगे। तो सर के विषय में हम यही कहते हैं हमेशा कि महापरिनिर्वाण की स्थिति थी वो, और महापरिनिर्वाण के बाद कोई भी कहीं जाता नहीं है, वो यही है हमारे इर्द गिर्द, और जो उन्हें अपने काम और भी करने हैं वो भी कर रहे हैं। आइए उसके साथ एक नया तरीके से कुछ जानते हैं रैपिड फायर राउंड में। तो आप दोनों ही अपने पार्टनर के बारे में 3 शब्दों में हमें कुछ खास बताइए जो आपको इनके अंदर खास लगता है। बाकी जी काफी ऑनेस्ट है, जो भी करती है पूरी शिद्दत से करती है, बहुत डेडिकेटेड है और बहुत स्ट्रिक्ट है। और मैम, आप क्या बताना चाहेंगी सर के बारे में? शैलेंद्र जो है इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। कोई फिल्म देखा जाए या कोई घटना कभी उनके सामने या सुना तो भी उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं हूँ, लेकिन ऐसा इतना आंखों में आंसू आने तक ऐसी चीज अभी मेरे में नहीं है। दूसरी बात, आई एम गुड प्लानर बट ही इज अ बेस्ट एग्जीक्यूटर। हमारे वैसा टीम है, तो उनको जो भी बताया जाता है वो कंप्लीट करके ही आएंगे, आभार छोड़ के या नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं होता है उनसे। तो वो है। एंड सबसे वो अजात शत्रु है, उनका कोई भी उनसे कोई शत्रु है ही नहीं उनका, सब उनके दोस्त ही है। तो ये 3 चीजें उनमें हैं। तो आप दोनों से ही मैं जानना चाहूँगी कि आपकी बकेट लिस्ट में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें अभी रह गई जो भी आप और करना चाहते हैं? शुरुआत मैम से करते हैं। मुझे करताल जाना है, ये पहला है दिमाग में। करताल जहाँ जहाँ पिरामिड्स है, बद्रीसर का जहाँ जहाँ जगह है वहाँ मुझे जाना है। कॉस्मिक वैली है, वहाँ जाना है। और दूसरी बात, मुझे कलकत्ता में रामकृष्ण मठ वहाँ जाना है। और तीसरा, जो कि मैं बोलते हैं कि मेरा कनेक्शन मिथिला पेंटिंग से है, तो मुझे मिथिलांचल में जाना है। वहाँ जाके वहाँ के जो औरतें हैं, जो कलाकार हैं, उनसे मिलके उनको सब देखना है और वो और कुछ वहाँ से एक्सपीरियंस करना है। ये 3 चीजें मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी। और सर, आपकी बकेट लिस्ट? देखा जाए तो मेरे पास कोई बकेट लिस्ट अभी है नहीं, क्योंकि डिजायर ऐसा कुछ अभी नहीं है। डिजायर अभी ये है कि इनकी बकेट लिस्ट को पूरा करेंगे। बहुत सुंदर। सर, मैम, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, एक दूसरे के प्रति बताइए कि आपको एक दूसरे में क्या ऐसी खूबी लगती है जो आपको उनसे बांधे रखती है? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी जो स्पेस है जो मुझे वो देते हैं, क्योंकि मैंने करियर बहुत बड़ा मेरा रहा है। मैं कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा काम किया है, मैं लेक्चरर थी, सब जगह पे मेरा एजुकेशन भी उनसे भी ज्यादा हुआ है। तो फिर भी ये कोई भी चीजें हम दोनों के रिलेशन में बाध्यता नहीं आई, वो बाध्यता नहीं रही हमारे रिलेशन में। तो ये जो होती है वो रिस्पेक्ट भी है। और यहाँ जनरली क्योंकि मेल ईगो होता है यहाँ पे ज्यादा, तो वो मुझे कहीं भी हमारे यहाँ हम दोनों में नहीं रहा। तो मुझे आगे जाने में उन्होंने कभी भी रुकावट नहीं की। या मेरे फ्रेंड्स या मेरे कलीग्स या बहुत सारे मेल्स, मेरे बहुत सारे कलीग्स रह चुके, मेरे फ्रेंड्स रह चुके, तो उसमें हमको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तुम किसी जन के साथ बात कर रही हो या इसके साथ ज्यादा समय काम के लिए लेकिन ज्यादा दे रही हो, तो उसके विषय में हमें हमारे बीच में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं वैसे हूँ, मैं फ्री हूँ और हमारे अंदर ऐसा कुछ भी मन में नहीं है। लेकिन ये सामने वाला भी समझना इसलिए बहुत जरूरी होता है, तो वो समझते हैं।
ये मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के लिए। सर आप मैं थोड़ा मेरी लाइफ में ना बचपन से ही थोड़ा मस्त मौला है, नहीं समय की पाबंदी नहीं, मैं जो करूँगा, आँख बंद होगी तो सोऊंगा, आँख जब खुलेगी तब उठूंगा, ऐसा मेरा पूरा ऐसा लाइफ मेरा पूरा ये था, यानी अनप्लान्ड लाइफ। तो शुभांगी की वजह से थोड़ा पटरी पे आ गया है, ऐसा मैं कहूँगा कि मेरे लाइफ को एक सिस्टमैटिक स्वरूप आया है जो शुभांगी की वजह से आया। तो आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि आप दोनों ने एक दूसरे को पहला प्यारा गिफ्ट क्या दिया था, क्योंकि पहला गिफ्ट बहुत प्यारा होता है। मुझे जो मिला वो मैं बताती हूँ, वो मुझे बहुत याद है, क्योंकि कभी उनसे मैंने शादी से पहले उनको मैंने कभी बोला था कि मुझे कैडबरी चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन किसी कारणवश मैं वो नहीं खा रही हूँ। मेरे कुछ हट था मेरा दिमाग में, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। तो जब मिले उसके बाद का मेरा जो फर्स्ट बर्थडे था, उस दिन उन्होंने मुझे ढेर सारे अलग अलग किस्म के चॉकलेट्स वो लेके आए थे। दैट इज माई बेस्ट गिफ्ट एवर जिंदगी का मैं बोलूँगी तो वो मुझे मिला हुआ मैं बताऊंगी आपको। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका दिया हुआ क्या याद है आपको? जी, मैंने दिया हुआ है जो वो बताएंगे क्योंकि वो उनके लिए वो सरप्राइज था। एक्चुअली जैसे हमारी शादी हुई ना, उसके 3-4 दिन बाद ही मुझे ट्रेनिंग के लिए आउट ऑफ पुणे जाना था, और वो ट्रेनिंग कुछ 15 दिन का था, जॉब का ट्रेनिंग था जो 15 दिन का था। किसी होटल में हम रुके हुए थे, 3 स्टार होटल में, और वहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग था। रोज मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड आता था इसका, रोज 15 दिन। वो एक सरप्राइज था। इसने वो होटल का एड्रेस ढूंढ के सब कुछ करके रोज मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजती थी रोजाना। जब इनका सुबह प्रोग्राम शुरू होता था और कॉन्फ्रेंस, जब उनका कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता था, तब उनके हाथ में पहला वो ग्रीटिंग कार्ड और एक गुलाब का फूल होता था। तो वो मेरे तरफ से वो सरप्राइज मैंने 15 दिन का किया था। तो आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि जब से आप स्पिरिचुअलिटी में आए, तो उसके बाद आपने मेन चीज क्या सीखी, क्या लेसन लिया, जो मेन लेसन आपको ऐसा लगता है कि ये लेसन सबसे बढ़िया लेसन है? सबसे पहले तो ना किसी चीज को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सिचुएशन हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, जो भी है, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सोच समझकर एक्ट करना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, गुस्से पे काबू करना चाहिए। गुस्सा कितना भी आए, फिर वो इमोशनल गुस्सा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी विदाउट इमोशंस। यानी सामने वाला गलती कर रहा है तो उसे गुस्सा करो, पर वो इमोशन के साथ नहीं, विदाउट इमोशन, सिर्फ उसे वो दिखाने के लिए कि वो गलती कर रहा है, बस। वैसे गुस्सा ठीक है, लेकिन भावनाओं से भरा गुस्सा अच्छा नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी में ये 2 चीजें मुझे लगती है जो मैंने सीखी है। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? मैंने ये सीखा है कि संन्यास लेना बहुत इजी है, ये लाइफ बहुत इजी है। आप कोई भी गुफा में जाके कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों में तक ध्यान करे और कहे कि मेरा गुस्सा कम हुआ है, मैं शांत हो गई हूँ, तो इसमें टेस्टिंग कुछ नहीं है। लेकिन जब हम संसार में रहते हैं, हम अलग अलग लोगों के साथ रहते हैं और वो कंपल्सरी रहते हैं, तो उनके साथ जुड़े रह के शांति से उनको हैंडल करना। हमारे बहुत सारे इमोशंस अप डाउन होते हैं, नहीं होता ऐसा नहीं है बिल्कुल, फिर भी वो धीरे धीरे उस पर काबू करना, ये संसार में होता है। और वो इसलिए पता चलता है अभी कि मेरे गुरु ने मुझे संन्यास छोड़ के संसार करने के लिए क्यों कहा। तो वो पूरा अध्यात्म का प्रैक्टिकल जो है वो शादीशुदा जिंदगी में ही है, तभी हम सच्चा आध्यात्मिक जीवन जीते हो। बहुत सुंदर। तो ये आप लोगों के साथ ये रैपिड फायर राउंड बहुत सुंदर गया। अब हम अपने लास्ट राउंड पे पहुंच गए हैं, जो है हिम और हर। तो सर, मैं आप लोगों से अब एक क्वेश्चंस पूछती रहूँगी, जिसका आपको एक दूसरे की ओर इशारा करके जवाब देना है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है आप दोनों से कि आप दोनों में से सबसे ज़्यादा मूवी देखने के बाद, कोई इमोशनल मूवी देखने के बाद इमोशनल कौन हो जाता है?
आप दोनों में से जल्दी से फोन कौन नहीं उठाता? शुभांगी नहीं उठाती, या तो बिजी होती है फोन पे या तो उठाती नहीं। और आप दोनों में से गुस्सा किसे ज्यादा आता है? वैसे हम समझ रहे हैं किसको आता होगा। गुस्से यही है, छोटी छोटी बात तो उससे गुस्सा हो जाती है। हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। जब ये गुस्सा करते तो मैं शांत हो जाती हूँ, मैं जब गुस्सा करती हूँ तब ये शांत हो जाती है। और आप दोनों में से घूमना फिरना किसको ज्यादा पसंद है? आई एम होमली पर्सन। सर अब मैं पूछूं कि आप दोनों में से ज्यादा बोलता कौन है? दोनों बोलते हैं। सर कोई आप मैम के लिए सॉन्ग गाना चाहेंगे? अरे बाप रे एक ही गाना मुझे सुर में आता है। मैं कानसुरा हूँ, तानसुरा तो नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ एक दो लाइन। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ब्यूटीफुल सर, बहुत सुंदर और बहुत प्यारी आवाज है सर, और बहुत अच्छे सुर में गाया। ब्यूटीफुल। मैम तो खुश हो गई होंगी। यस मैम, अब आप गाइए सर के लिए प्लीज एक। जब कोई साथ गड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवार। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवार, ओ हमनवार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा राउंड रहा ये हमारा। तो सर और मैम आप दोनों से मैं कहूँगी हमारे ऑडियंस को एक प्यारा सा क्रिस्प सा मैसेज दीजिए। एक्चुअली अच्छा फैमिली लाइफ जीने के लिए एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगा सबके लिए यही होगा कि सामने वाले का रिस्पेक्ट करो, आदर करो, उसको उसकी स्पेस दो और बहुत सारा प्यार दो। मैम आप कुछ कहना? थोड़ा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बेस पे ही बताना चाहूंगी कि जैसे हमेशा हमें ये सवाल हम हमको पूछते हैं जब कोई संकट आता है या कोई गड़बड़ हो जाती है जिंदगी में, तो हम पूछते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। तो इससे ज्यादा अच्छा सवाल हम पूछ सकते हैं कि इससे मुझे सीखना क्या है, ये मुझे सिखाना क्या चाहता है। तो जब शादी हुई तो मुझे ये समझ में आया कि हम दोनों दो सोल जो है तो एक दूसरे को सिखाने के लिए आए हैं, सीखने आए हैं और एक साथ जुड़ के जिंदगी का सामना करने आए हैं। तो उस तरीके से अगर हम साथ जिए तो जीना ज्यादा सुखमय होता है, आनंदमय होता है और फिर लाइफ बहुत हम एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, आप दोनों का बहुत प्यारा मैसेज। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जाना कि कैसे परिस्थितियां आपको जब आपके फेवर में होती हैं तो किस प्रकार आपको मिला देती हैं, रिवर्स पोजीशंस में भी। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पर जो डिवाइन प्लान है वो होकर ही रहता है। तो हमको उस डिवाइन प्लान के आगे सरेंडर कर देना चाहिए और फिर देखिए कितना कुछ अपने आप सहज होता चला जाएगा। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शुभांगी जी और शैलेंद्र जी, आपका दोनों का, कि आप हमारे शो में आए और बहुत ही प्यारा ज्ञान आपने हमको दिया। थैंक यू। बहुत ही अलग तरीके की दास्तान
अलग तरीके की जर्नी, अलग तरीके का संसार, और उसमें फिर निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ उन्हें, सब कुछ जाना हमने। ऐसे ही बहुत से कपल से आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे। उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा PMC हिंदी में, और देखते रहना पड़ेगा संसार में निर्वाण सीज़न 3। PMC हिंदी बदले जीवन।